हेलो एवरीवन। तो वीडियो को सबसे पहले मैं आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रांसलेशन के पास आपको ले चलता हूँ। ज़रा इसको गौर से देखो। मैंने क्या दिया है, दरवाज़ा खोलकर मैंने उसका स्वागत किया, ठीक है। दूसरा, मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा। एंड थर्ड, एक टूटा हुआ कुर्सी किसी काम का नहीं। तो क्या आपको पता है कि इन सारे ट्रांसलेशन का हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पार्टिसिपल, जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट 3 है। एंड आई होप कि इस वीडियो को आप एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले, अ वर्ड विच इज पार्शियली अ वर्ब एंड पार्शियली एन एडजेक्टिव, यानी कोई भी ऐसा वर्ब जो एक वर्ब भी होता है लेकिन वो एक एडजेक्टिव के ऐसा भी काम करता है, उस वर्ड को, उस वर्ब को हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिसिपल क्या करता है? परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ इन अ सेंटेंस एंड इज देयरफॉर ऑल्सो नॉन एज वर्बल एडजेक्टिव। यानी अगर मैं एक सेंटेंस में बात करूं तो एक वर्ब के ऐसा भी काम करता है और एज वेल एज ये आपका एडजेक्टिव के जैसा भी काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। याद है आपको पार्ट सेकेंड में मैंने क्या पढ़ाया था? जेरन, ठीक है। तो उस जेरन में हमने क्या सीखा था कि जेरन को हम क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। तो उसी प्रकार से इन द सिमिलर वे वी से पार्टिसिपल्स एज वर्बल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो पार्टिसिपल के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। सबके मैंने यहाँ पे आपको रूल्स भी दे रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ आता है कि सर आपने यहाँ पे इतने सारे जो ट्रांसलेशंस दे रखे हैं, आखिर इनको हम बनाएंगे कैसे? आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, धीरे धीरे वेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूजेस पे देख लेते हैं कि आखिर हम लोग पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेज एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेज। यानी जितने भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस देखते हैं, चाहे वो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं या फिर कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, तो जहां भी आपको V4 दिखा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ हो रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहां भी आपको V3 दिखता है वहां पर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। यानी परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है MS धोनी इज बैटिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैटिंग, यानी V4 है ना। तो ये V4 किसके बाद आ रहा है? इज के बाद आ रहा है। डेट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इस जगह पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये हमारा पार्टिसिपल कहलाएगा। इन द सिमिलर वे, सीमा इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज। सीमा आजकल एक नॉवेल लिख रही है, तो यहाँ पे देखो राइटिंग आ गया, V4 आ गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है, डेट मीन्स कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे चलते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो जो जरा गौर फरमाओ, यहाँ मैंने क्या लिखा था पास्ट पार्टिसिपल के लिए कि V+D, ED या EN, यानी जितना भी आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हो ना, चलो मैं इसको आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो V3 होती हैं वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगी और जो V4 है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो भी V3 आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा, तो ये आपका कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। आगे चलते हैं। हैव यू नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट, क्या तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है? तो यहाँ पे भी देखो जो वॉच्ड लगा हुआ है, वो वॉच्ड हमारा क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस में यूज होता है, समझ जाना वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, वी विल हैव रिच्ड जमशेदपुर, हम लोग जमशेदपुर पहुंच चुके होंगे। तो ये हमारा पहला यूज था पार्टिसिपल का, जहां पे इन तीनों में से अभी तक हमने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। तब तक आप फटाक से इसका नोट्स ले लो। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल का सेकेंड यूज क्या है। दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर जनरली यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एंड इन सच केस इट मॉडिफाइज द नाउन कमिंग आफ्टर इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो जनरली अगर हम पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो वो एक
एडजेक्टिव कैसा काम करता है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग देखने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन दिया था ना, उसमें से 2 ऐसे ट्रांसलेशन है जो जिसका इंग्लिश आपको यहीं पे मिल जाएगा और आपको उसको नीचे कमेंट करना, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर V4 के बाद नाउन आया, ठीक है, तो भी ये V4 एक एडजेक्टिव कैसा काम करेगा। अगर V3 के बाद नाउन आ रहा है तो वो V3 एक एडजेक्टिव कैसा काम करेगा। जनरली जो V4 होता है, V3 होता है, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे, V4 के बाद नाउन आएगा, V3 के बाद नाउन आएगा, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव कैसा यूज होता है, ठीक है। आओ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बोल दिया स्माइलिंग फेस, तो देखो स्माइलिंग हमारा V4 है, फेस हमारा नाउन है, यानी उस फेस के बारे में वो कुछ बता रहा है कि फेस कैसा है उसका, स्माइलिंग वाला, ठीक है। आगे बार्किंग डॉग, इसका मतलब कुत्ता कैसा है, भौंकने वाला। अम्यूजिंग पर्सन, यानी पर्सन कैसा है जो दूसरों को इंटरटेन करता है, अम्यूजिंग पर्सन। और गेम कैसा था, लूजिंग गेम, यानी एक ऐसा गेम जो बिल्कुल हारा हुआ था, ऐसे करके। तो आओ V3 वाला देख लेते हैं। ब्रोकन विंडो, इसका मतलब टूटा हुआ खिड़की। ड्रंकन पर्सन, यानी पिया हुआ इंसान। बॉयल्ड एग्स मतलब उबले हुए अंडे। एंड टॉर्न पेजेस का मतलब फटे हुए पेजेस। तो इसके हिंदी आपको मैंने बता दिया, इसके भी हिंदी आपको मैंने बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस, ठीक है। मोस का मतलब होता है काई। काई आपको पता है ना, जिस चीज़ को आप कंटिन्यूअसली चलाते रहोगे ना, उसमें कभी भी काई नहीं बैठती। इन द सिमिलर वे हमारा माइंड, जब हम अपने माइंड को बैठा देते हैं ना, तो समझो एक तरह से उसके ऊपर एक परत बन जाता है। तो अपने दिमाग को चलाते रहो एंड चलाते रहो, इससे कभी आपके ब्रेन में जंग नहीं लगेगा, कोई भी काई नहीं लगेगी, आपका ब्रेन बहुत ही शार्पली वर्क करेगा, ठीक है। आई लाइक टू ईट बॉयल्ड एग्स, मुझे ना उबले हुए अंडे खाना पसंद है। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं। कहने का मतलब है जो गरजे सो बरसे नहीं। अ ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज, एक टूटा हुआ चेयर किसी भी काम का नहीं होता। तो समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप समझ लो आगे, ठीक है। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचने वाली लड़की को देखा। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्रिएट हो जाता है कि सर जेरंड अगर मैं यहाँ पे जेरंड ले लूँ तो जेरंड का जो फॉर्म होता है सर वो V4 होता है, ओके ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो भी सर V4 होता है। तो आखिर एक सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि किस जगह पर कौन सा V4 एज अ पार्टिसिपल काम कर रहा है या एज अ जेरंड काम कर रहा है। तो इसके पीछे का ना मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ, आप इसको अच्छे से देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डांसिंग गर्ल, इसका मतलब नाचने वाली लड़की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अ गर्ल हु डांसेस, ठीक है ना। दूसरा बार्किंग डॉग, इसका मतलब अ डॉग डैट बार्क्स, यानी वो कुत्ता जो भौंकता है, यानी एक भौंकने वाला कुत्ता। लेकिन अगर मैं इन दोनों का इंग्लिश बनाऊंगा ना तो जरा गौर से समझना इन दोनों को हम कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन लिखा हुआ रीडिंग रूम, यानी एक पढ़ने वाला रूम। जैसे कि अगर मैं एक डांसिंग गर्ल बोल रहा हूँ तो नाचने वाली लड़की, डेट मीन्स की नाचेगी कौन, ये लड़की। अगर मैं बार्किंग डॉग की बात कर रहा हूँ, भौंकने वाला कुत्ता, तो आखिर भौंकेगा कौन, ये कुत्ता, ठीक है, ये डॉग। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग रूम, यानी एक पढ़ने वाला रूम, तो पढ़ेगा कौन, वो रूम नहीं ना। इन द सिमिलर वे वॉकिंग स्टिक, एक चलता हुआ स्टिक। कहने का मतलब क्या है कि एक स्टिक को आप रख दो वो चलने लगेगा ऑटोमेटिक, ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब क्या होगा कि एक रूम जिसका यूज़ करते हैं हम पढ़ने के लिए। इन द सिमिलर वे एक स्टिक जिसका यूज़ करते हैं हम चलने के लिए। तो क्या लिखेंगे, अ रूम दैट इज यूज्ड फॉर रीडिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वॉकिंग स्टिक, अ स्टिक दैट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग, यानी जब भी कोई V4 किसी नाउन के बारे में बताता है कि वो नाउन कैसा है, तब समझ जाना कि वो V4 एज अ पार्टिसिपल वर्क कर रहा है। लेकिन जब वो उसके बारे में नहीं बताता, यहाँ पे ये रूम के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि रीडिंग रूम एक पूरा जेरंड है,
ठीक है, जैसा याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे जेरंड होगा V4 प्लस नाउन, तो इन द सिमिलर केस यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ स्विमिंग पूल, तो क्या पूल खुद स्विमिंग करेगा? नहीं, एक पूल जिसका यूज़ करते हैं हम स्विमिंग के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये यूज़ होता है। वॉकिंग स्टिक यानी एक स्टिक जिसका यूज़ करते हैं हम चलने के लिए, ना कि वो स्टिक जो है वो खुद आपका चलने लगता है। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो मैंने आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रकार का अगर डाउट हो, तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, तो इसके बाद अब एक दो और यूजेस बचे हैं पार्टिसिपल के, तो उसको भी हम जल्दी से आज खत्म कर लेते हैं। तो आओ बच्चों, अब देखते हैं हम लोग लास्ट यूज हमारा पार्टिसिपल का। ठीक है ना, जितना आप लोगों को अभी सीखना है उतना मैं आपको सारा कुछ बता दे रहा हूँ। व्हेन अ सब्जेक्ट डज 2 वर्क्स एंड 1 वर्क गेट्स कंप्लीटेड जस्ट आफ्टर द अदर, वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, बट इफ देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द 2 वर्क्स वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। कहने का मतलब क्या है कि एक काम खत्म हुआ और उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ, ठीक है ना, और दोनों के बीच में अगर कोई गैप ना हो, ये काम खत्म हुआ दूसरा काम तुरंत खत्म हुआ, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे। लेकिन जहां पे आपका एक काम खत्म हुआ, फिर कुछ ड्यूरेशन हो और फिर दूसरा काम खत्म हुआ, तो वहां पे आप लगाओगे हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ नहीं आया? चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओपनिंग द अलमीरा आई टूक आउट सम बुक्स, यानी देखो मान लो ये हमारा अलमीरा है, तो मैंने इस अलमीरा को ओपन किया और बुक निकाला। टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लगा, इतना कम टाइम जो नेग्लिजिबल है, ठीक है, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी चलेगा। दूसरा, लोडिंग द गन आई फायर्ड एट द एम, यानी गन को लोड किया और मैंने फायर किया, तो लोड किया फायर किया, टाइम मुझे नहीं लगा ज़्यादा, ठीक है ना। थर्ड, ओपनिंग द डोर आई वेलकम्ड हिम, दरवाज़ा खोलकर मैंने उनका स्वागत किया। ऐसा थोड़ी है कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया फिर 1-2 घंटा वेट किया उसके बाद मैं जाऊँ और जाकर बोलूँ कि आओ भाई, नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, सीइंग द लायन ही स्टार्टेड रनिंग अवे, यानी जैसे ही उसने लायन को देखा वो भागने लगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं करते ना, लायन को देख लिए फिर कुछ देर तक वेट करेंगे फिर उसके बाद हम लोग भागना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करते, सीधा देखे और भागना स्टार्ट। लेकिन अब नीचे ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो ये दिखाएंगे आपको कि ये तुरंत जो है काम, 2 काम एकदम तुरंत नहीं हुआ, इसके बीच में कुछ डिफरेंस था। जैसे कि देखो, हैविंग गॉन टू मुंबई ही सर्च्ड अ जॉब, यानी मुंबई जाकर उसने एक जॉब सर्च किया। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो मुंबई पहुंचा उसके पास जॉब जो है वो खड़ा होता, आओ मुझे ले लो, ऐसे करके नहीं ना, तो वो गया, कुछ टाइम लगाया होगा, कुछ दिन लगे होंगे, कुछ महीने लगे होंगे, तो देयर इज अ ड्यूरेशन बिटवीन दिस 2 वर्क्स। ओके, नेक्स्ट, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू प्ले, यानी मैंने अपना काम खत्म किया और खेलने चला गया। अब ऐसा नहीं काम खत्म किया कॉपी किताब पे हाथ में ही हर दौड़ के चले गए, ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। काम खत्म किए, थोड़ा सा उठे, फिर फ्रेश हुए, फिर खेलने चले गए, थोड़ा सा ड्यूरेशन है। लास्ट, हैविंग फेल थ्राइस, 3 बार फेल होने के बाद या फिर 3 बार फेल होते हुए ही नेवर ट्राइड अगेन, उसने कभी दोबारा कोशिश ही नहीं की। तो 3 बार फेल हुआ फिर उसने कोई कोशिश नहीं की, इनके बीच में एक टाइम ड्यूरेशन है। अब चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि आपको बोलना है कि खाना खाकर मैं बाहर चला गया, दैट मीन्स खाना खाकर मैं बाहर चला गया, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप इंग्लिश क्या बोलोगे? टेकिंग माई लंच आई वेंट आउट, ऐसा बोलोगे क्या? पता है इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग हिज लंच ही वेंट आउट, इसका मतलब ये है कि आप खाने के डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हो, आपने क्या किया, ऐसे करके कटोरा लिया, ठीक है, या फिर जो भी प्लेट है उसको लिया, और लेने के बाद आपने क्या किया, उसको खाया और खाते खाते भाग रहे हो। अब खा रहे हो और ऐसे भाग रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप ऐसे करते हो? कि अगर आपको स्कूल का कोई बस में जाना हो, ठीक है, तो बोलेगा मैंने खाना खाकर मैं बस पकड़ा, तब क्या करते हो? कटोरा लेते हो और खा रहे हो, जो भी है राइस करी खा रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, चले गए? नहीं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन केस हम यहाँ पे हैविंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे, पहले खा तो लो तब ना निकलोगे, वैसे चले जाओगे क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग टेकन हिज लंच ही वेंट आउट। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि अब आपको ये जो डिफरेंस है ना वो पार्टिसिपल तो क्लियर हो गया होगा और समझ में आया होगा कि इंग्लिश में पार्टिसिपल का कितना यूज होता है। एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं नॉन-फिनाइट से रिलेटेड ट्रांसलेशंस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका यूज इंग्लिश में कर सकते हो। ठीक है ना, तो तब तक के लिए देखो मैंने आपको 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे।
क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट को ओपन करके मैंने अपना रिजल्ट सर्च किया। सेकंड, लेटर को लिखने के बाद उसने उसे पोस्ट कर दिया, या फिर लेटर को लिखते वो उस लेटर को पोस्ट कर दिया। तो ये दोनों आपको बनाना है और नीचे कमेंट करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अब मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए अपना प्यार मुझे दिखाने के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट।